बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू LIS उर्दू। मैं हूं इमरान हैदर। माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? यकीनन बहुत अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैनेजमेंट ऑफ सीरियल पब्लिकेशन के हवाले से कोर्स कोड जो है वो 5654 को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इसके यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट, यूनिट नंबर जो 10 है वो इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रक्टिंग ऑफ सीरियल्स के हवाले से है और यूनिट नंबर जो 11 है वो क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग ऑफ सीरियल्स के हवाले से है। तो इन दो यूनिट्स के जो बहुत ही अहम टॉपिक हैं उनको आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में एक चीज़ जो है वो आप लोगों को कहता हूं कि अपने पास बॉल पेन और नोटबुक लाजमी रखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप साथ साथ जो पॉइंट हैं, जो की पॉइंट हैं, उनको बना लेंगे, जो पॉइंट नोट कर लेंगे, तो एंड के ऊपर आपके पास एक पेज के ऊपर ये 2 यूनिट आ जाएंगे। सिर्फ एक पेज के ऊपर 2 यूनिट हो जाएंगे आपके पास जब कंप्लीट वीडियो को सुन लेंगे और वो आपके पास की पॉइंट होंगे तो आप जाके अपना जो पेपर है वो बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो डिफाइन कर पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ सेमेस्टर भी आपका जो है वो कंप्लीट होने को है। तो आप सब लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उससे आपका ही फ़ायदा होगा कि इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह जो है वो नई से नई वीडियोज़ और जो लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक्स वगैरह होते हैं उनको कवर करने की कोशिश की जाती है और कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली, जो टेक्निकल चीज़ें वो प्रैक्टिकली भी इसमें डिफाइन की जाती हैं ताकि आपके इस हवाले से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और वीडियो को यूट्यूब के ऊपर रहते हुए ही देखा करें और इसको लाइक लाजमी किया करें और अपनी राय का इजहार भी लाजमी किया करें कि आप इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई आपको चीज़ समझ आ रही या नहीं आ रही, कुछ ना कुछ अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें और इसको अपने लाइब्रेरी साइंस के दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस चैनल का भी हिस्सा बने और इस चैनल से फ़ायदा भी हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रक्टिंग, पहले हम समझ लेते हैं कि इंडेक्स क्या और अब्स्ट्रैक्ट है क्या चीज़। इंडेक्स और अब्स्ट्रैक्ट के हवाले से एक प्रैक्टिकल वीडियो जो है वो LIS उर्दू चैनल पे मौजूद है, तो आप काइंडली उसको लाजमी देखें ताकि आपका एक कंसेप्ट जो है वो इस हवाले से वो भी क्लियर हो जाएगा, जिसमें मैंने बाकायदा जो है वो इंडेक्स क्या चीज़ है वो बाकायदा मैंने जो है वो प्रैक्टिकल दिखाया हुआ है। तो आप इंडेक्स LIS उर्दू आप लगाएंगे, इंडेक्स एंड अब्स्ट्रैक्ट भी लगाएंगे, तो आपको जो है वो वीडियो सामने आपके आ जाएगी और आप उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं इंडेक्स है क्या चीज़। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, बाकी आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंडेक्स बेसिकली ये है कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। इंडेक्सिंग क्या है कि किसी चीज़ की तरफ इशारा कर देना। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि एक पूरी बुक के अंदर जो अहम शख्सियत के हवाले से, अहम प्लेसेस के हवाले से, अहम वाक़यात के हवाले से या बहुत ज़्यादा अहम जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उस हवाले से, अब उस हवाले से उसका एक इंडेक्स तैयार कर दिया जाता है। एंड के ऊपर वो जितने भी अहम किसी भी बुक के अंदर, किसी भी जर्नल के अंदर, किसी भी पीरियडिकल के अंदर वो जितने भी अहम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, किसी अहम शख्सियत के बारे में ज़िक्र था, तो वो उनका जो इंडेक्स है वो एंड के ऊपर तैयार कर दिया जाता है। एंड के ऊपर उस हवाले से वो एक पूरा इंडेक्स बना दिया जाता है कि ये जो वर्ड हैं वो फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ पेज के ऊपर, फ़लाँ जगह पे ये इनका इस्तेमाल हुआ है। बहुत अहम शख्सियत, मतलब मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल कायद-ए-आज़म के हवाले से, या फिर इसके अलावा हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के हवाले से है, या फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हवाले से है, या फिर टीपू सुल्तान के हवाले से। तो इस तरह के जो अहम शख्सियत के हवाले से जो भी एक बुक के अंदर, जर्नल, पीरियडिकल के अंदर जिनका जिक्र हुआ है, तो उसके हवाले से एक बाकायदा इंडेक्स होता है कि ये वर्डिंग, ये वर्ड जो है इनका फ़लाँ पेज के ऊपर जो है वो इनका जिक्र मिलता है आपको। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि इंडेक्स को जब देखता है रिसर्चर, स्कॉलर्स वगैरह, तो जब वो इंडेक्स देख लेता है ना, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शख्सियत के हवाले से, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिंग के हवाले से, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक़यात के हवाले से उसको पता चल जाता है कि ये इस वर्ल्ड के हवाले से, इस वाक़यात के हवाले से, इस पेज के ऊपर इसकी जो है ना वो मुझे मालूमात मिल जाएगी। अब कंटेंट और इंडेक्स, इसमें भी फ़र्क है। कंटेंट के हवाले से भी मैंने मेरी जो है ना एक बुक के कितने पार्ट होते हैं इस हवाले से भी वीडियो मौजूद है। आपको LIS उर्दू चैनल के ऊपर हर एक चीज़ मिलेगी, आप लेनी आपने है। हर एक चीज़ प्रैक्टिकली, हर एक चीज़ कोशिश की हुई है कि जो
आप तक पहुंच पाए और आपके कंसेप्ट उसमें क्लियर हो सकें। अब कंटेंट और इंडेक्स दो अलग अलग चीज़ें। कंटेंट क्या है, जो बुक के शुरू में होता है, जब आप टाइटल पेज के बाद क्या होता है कंटेंट, जिसको इंग्लिश में कंटेंट कहते हैं, उर्दू में फहरिस्त कहते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी चैप्टर होते हैं ना उसके बारे में बताया गया। अगर बुक के अंदर 7 चैप्टर हैं तो चैप्टर नंबर 1 किस पेज से शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 2 किस पेज से शुरू हो रहा है, वो पेज नंबर आगे बता रहा है। वो है कंटेंट कि बुक के अंदर ये कंटेंट है और इस पेज के ऊपर ये स्टार्ट हो रहा है, इस पेज के ऊपर ये मेंशन है। और इंडेक्स क्या है कि पूरी बुक के अंदर जो बहुत ही अहम चीजें थी उसका एंड के ऊपर जिक्र किया गया है, ठीक है। अब आते हैं अब्स्ट्रैक्ट की तरफ। अब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि एक पूरी बुक का एक निचोड़, अब्स्ट्रैक्ट एक खुलासा। इसकी सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ कि एक ड्रामा सीरियल आपने शुरू किया हुआ है, ठीक है, और आपको जो है वो आपका फ्रेंड ड्रामे के हवाले से बताता है, या फिर एक सिंपल सी जो आजकल जो सीरीज चल रही है, मुख्तलिफ सीरीज चल रही हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर सीरीज़ है, जो सबसे ज़्यादा मशहूर ड्रामा चल रहा है वो अर्तुगरुल का है। तो उसकी स्टोरी आपका दोस्त आपको बता देता है, जी भाई इसमें ये है, ये सारी चीज़ें इस तरह से, पूरा निचोड़ जो है ना वो आपको, ये इतनी लंबा ड्रामा जो इतने अरसे से चल रहा है, तो वो आपको एक 10-15 मिनट के अंदर, 20 के आधे घंटे के अंदर वो समझा देता है कि जी इस पूरा जो सिनेरियो है ना, पूरा जो ड्रामा है, इसके अंदर ये चीज़ हो रही है। अब इसी तरह से रिसर्चर को, स्कॉलर को जब अपनी रिसर्च कंप्लीट करना होती है, तो रिसर्च कंप्लीट करने के लिए अब अगर मिसाल के तौर पर उसको चाहिए सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के ऊपर उसने तहकीक करनी है कि हर सब कॉन्टिनेंट में इसकी हिस्ट्री क्या है, सब कॉन्टिनेंट में क्या कुछ हुआ, कौन कौन से हीरोज़ आए, क्या क्या वाक़यात हुए, कितनी जंगें हुई, किस किस के साथ किसकी जंग हुई। अब वो सारी हिस्ट्री अगर पढ़ने बैठ जाएगा, बुक्स को पढ़ने बैठ जाएगा, लाइब्रेरी के अंदर जाएगा, तो बेशुमार बुक्स उसको हिस्ट्री के ऊपर मिल जाएंगी, लेकिन वो तो सिर्फ एक ही बुक को लेकर बैठा रहेगा और उसके ऊपर उसको 2-3 माह लग जाएंगे, और अब एक बुक से जो है वो रिसर्च कंप्लीट तो नहीं होती। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो मेथड किया गया वो अब्स्ट्रैक्ट तैयार किए गए हैं, कि जो भी जर्नल्स है या किसी बुक का या किसी जर्नल पीरियोडिकल का एक अब्स्ट्रैक्ट तैयार कर दिया जाता है, कि बजाय इसके कि वो पूरी 200-400 पेज की बुक पढ़ने के या 100 पेज का जर्नल पढ़ने से बेहतर है कि एक ही पेज के ऊपर उसका पूरा अब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया जाए। एक आर्टिकल का पूरा अब्स्ट्रैक्ट मौजूद है तो आर्टिकल पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 4-5 पेजेस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक पेज के ऊपर उसका अब्स्ट्रैक्ट है, उस अब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें और आप जान पाएंगे कि इस आर्टिकल के अंदर है क्या चीज़, ये आपके रिलेट है भी या नहीं, ठीक है। अगर आपके रिलेटेड है तो फिर पूरा जर्नल आप पढ़ लेंगे, अगर नहीं है तो फिर आपका टाइम की बचत हो जाएगी। तो बेसिकली इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रैक्टिंग रिसर्चर और स्कॉलर्स की सहूलत के लिए, कि ताकि उनका टाइम बच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा मताला कर सके। तो किसी भी रिसर्च को मुकम्मल करने के लिए, कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए, कोई भी इस तरह की जो रिसर्च बेस्ड काम है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए किताब बहुत ज़रूरी है। किताब के बगैर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनके बगैर मालूमात हासिल करना ही मुमकिन नहीं है। तो ये लाइब्रेरी के अंदर एक मालूमात का एक अहम ज़रिया समझा जाता है, और इनके बगैर मालूमात जो है वो कंप्लीट नहीं होती। और लाइब्रेरियाँ फिर इस तरह से इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रैक्टिंग की सर्विस फ्राहम करती हैं, और बुनियादी तौर पर जो है वो इसमें इनका मकसद ही ये होता है, अब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्स क्या होता है कि रिसर्चर को इससे मदद हासिल हो और रिसर्चर के लिए ये मददगार के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इंडेक्स और अब्स्ट्रैक्ट का बुनियादी मकसद ही ये है कि दुरुस्त इंफॉर्मेशन और शॉर्ट टाइम के अंदर दुरुस्त इंफॉर्मेशन जो है वो रिसर्चर तक पहुँचाई जाए। अब इंडेक्स का जो आगाज़ हुआ था वो 18वीं सेंचुरी में हुआ था। 1882 में पहला इंडेक्स शाया हुआ था, और इसका नाम जो था वो था रीडर गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर। जो पहला इंडेक्स था उसका नाम था रीडर गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर। और जो पहला अब्स्ट्रैक्ट शाया होता है वो 1898 में शाया होता है, और इसका नाम था साइंस अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और अब अगर इस वक्त की बात की जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 1500 के करीब पूरी दुनिया में जो है वो ये सर्विसेज, इंडेक्स और अब्स्ट्रैक्ट की सर्विस पूरी दुनिया में ये काम कर रही है, जो रिसर्चर को जो है वो जितना हो सकता है उसमें हेल्प प्रोवाइड करती हैं। अच्छा जी, काइंड्स ऑफ इंडेक्स के, इंडेक्स की कौन कौन सी किस्में होती हैं, तो इसमें ये स्क्रीन के ऊपर आपको ये सारी इसकी किस्में नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली जो इंडेक्स होता है वो दो तरह का होता है। एक तो सिर्फ
सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो जितने भी जर्नल्स हैं उनके हवाले से, और एक ऐसा इंडेक्स होता है जिसमें तमाम जर्नल इंफॉर्मेशन, तमाम सब्जेक्ट जो है वो शामिल होते हैं, तमाम सब्जेक्ट के हवाले से वो जो है वो गाइडलाइन फ्राहम करता है। लेकिन यहाँ पे हम जो इसकी डीपली जो इसकी काइंड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बुक इंडेक्स को हम देख लेंगे कि बुक का मैं पहले भी डिटेल के साथ बता चुका हूँ, इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी मौजूद है, और इस बुक के एंड के ऊपर इंडेक्स कहाँ पे होता है वो भी मैंने बताया हुआ है, और वो उसको आप देखें तो आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब लाइब्रेरी कैटलॉग का इंडेक्स क्या होता है। अब लाइब्रेरी के अंदर आप गए तो कैटलॉग बॉक्स, अब जो पुरानी लाइब्रेरियाँ अभी भी वहाँ पे कैटलॉग बॉक्स आपको नज़र आएंगे, और उन बॉक्स के अंदर आपको अगर मिसाल के तौर पर 50,000 बुक्स हैं तो 50,000 बुक्स का कैटलॉग कार्ड मौजूद होगा। अब 50,000 बुक्स का कैटलॉग कार्ड देखते देखते भी काफ़ी टाइम जो है वो आपका लग जाएगा, उसमें काफ़ी टाइम सर्फ हो जाएगा। तो लिहाजा इस हवाले से उस सारी जितनी भी बुक्स होती हैं उसका एक बाकायदा प्रॉपर इंडेक्स तैयार कर लिया जाता है, कैटलॉग का एक पूरा इंडेक्स तैयार कर लिया जाता है, ताकि वो सारे बॉक्स जो हैं वो ना देखने पड़े बल्कि उस इंडेक्स को देखा जाए और उससे वो सारी इंफॉर्मेशन ले ली जाए। इंडेक्सेस ऑफ कलेक्शंस के जितना भी इंडेक्स है उसकी पूरी एक कलेक्शन मौजूद होती है कि जितना जो भी जिस जिस जगह पे भी जिस जिस मटेरियल के हवाले से जितना भी इंडेक्सेस पब्लिश हुए हैं उसकी भी एक पूरी कलेक्शन जो है वो रख ली जाती है। तो उसको इंडेक्सेस ऑफ कलेक्शंस कहा जाता है कि जो मुख्तलिफ तरह के इंडेक्स होते हैं उसको एक ही जगह पे इकट्ठा करके एक इंडेक्स बना दिया जाए। ठीक है। उसके बाद पीरियडिकल इंडेक्स के जो जर्नल वगैरह होते हैं, पूरा जो जर्नल पब्लिश होता है तो उस या पूरा जो पीरियडिकल जर्नल बेसिकली एक ही चीज़ है, तो वो जो पब्लिश होता है तो उसका पूरे का इंडेक्स रेडी कर लिया जाए। उस पूरे का इंडेक्स जो होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई हैं, कौन कौन सी अहम चीज़ों के बारे में किस किस चीज़ अहम के बारे में जिक्र किया गया, तो उसका एक पूरा इंडेक्स जो है वो मौजूद होता है। उसके पीरियडिकल आर्टिकल इंडेक्स के आगे जो उस पीरियडिकल के अंदर आर्टिकल शामिल किया गया उनका इंडेक्स अलग से बना लिया जाए। न्यूज़पेपर इंडेक्स के न्यूज़पेपर जितने भी हैं उस हवाले से उनका इंडेक्स, और न्यूज़पेपर आर्टिकल, फिर न्यूज़पेपर के अंदर जो आर्टिकल बनाए गए हैं उनका इंडेक्स जो है वो रेडी करना, वो न्यूज़पेपर आर्टिकल इंडेक्स कहलाता है। सब्जेक्ट इंडेक्स के सब्जेक्ट के हवाले से कि जिस जिस सब्जेक्ट को जो है वो शामिल किया गया है किसी जर्नल के अंदर, किसी पीरियडिकल के अंदर, किसी बुक के अंदर, तो उस तरह से उस सब्जेक्ट वाइज जो जितना भी इंडेक्स रेडी किया जाता है उसको सब्जेक्ट इंडेक्स कहा जाता है। ये इसकी जो है वो काइंड्स हैं इंडेक्स की। अच्छा जी, अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। अब जिस तरह से मुख्तलिफ सर्विसेज जो है वो फ्राहम की जा रही हैं हर फील्ड के अंदर, जिस भी फील्ड में देखा जाए तो कुछ ऑनलाइन सर्विसेज फ्राहम की जा रही हैं। मतलब एक कंपनी है तो उसने अपनी ऑनलाइन सर्विसेज भी मतलब आप कॉल करते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर या ईमेल की सूरत में आप उनकी हेल्पलाइन जो है वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। या कोई फिर इसी तरह से कोई एजुकेशन सेंटर है या लाइब्रेरीज़ हैं, तो लाइब्रेरीज़ में जो है वो आजकल जो सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा सर्विसेज इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी, कि जिसमें आस्क ए लाइब्रेरियन सर्विसेज है जो कि रेफरेंसेस के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। आस्क ए लाइब्रेरियन रेफरेंस सर्विसेज, वो आस्क ए लाइब्रेरी रेफरेंस सर्विसेज के हवाले से ये क्या सर्विस है, किस तरह से ये काम कर रही है, किस तरह से वर्क कर रही है, इसकी भी एक डिटेल वीडियो जो है वो इसी LIS उर्दू चैनल पे मौजूद है। आस्क ए लाइब्रेरी आप लगाएं तो आपको इस हवाले से, इस सर्विसेज के हवाले से भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आप घर बैठे जो है वो इस सर्विस से फ़ायदा हासिल कर सकते हो। लाइब्रेरी से अपने जो है वो रेफरेंस सर्विसेज से आप फ़ायदा हासिल करते हुए उनसे अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस भी है कि जिसको अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या कि एक स्पेशल फील्ड के हवाले से जो कोई भी फील्ड है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से है, वो कोई जो है वो सोशल वर्क के हवाले से है, वो किसी भी फील्ड के हवाले से, कोई भी फील्ड कर लें आप, तो उस फील्ड के हवाले से उसकी बाकायदा जो है वो अब्स्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है, और इसको तैयार करने वाला इसी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो अब्स्ट्रैक्ट तैयार करेगा वो इसी फील्ड का एक्सपर्ट होगा, ताकि उसको उस फील्ड के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, उसको मालूमात होगी, तो तभी वो उसका अब्स्ट्रैक्ट जो है वो तैयार कर पाएगा। कोई आम बंदा इसको तैयार नहीं कर पाएगा। इसको कोई कंपनी या कोई फ़र्द वाहिद तैयार कर सकता है, मतलब इसके लिए बाकायदा कंपनियां भी बनी हुई हैं जो इस तरह की सर्विसेज फ्राहम कर रही हैं, अब्स्ट्रैक्ट रेडी कर रही हैं और स्कॉलर रिसर्चर वगैरह को इस तरह की सर्विसेज फ्राहम कर रही हैं, दे रही हैं। और ये सर्विसेज जो है वो स्कॉलर और रीडर की डिमांड पर इनको मटेरियल फ्राहम करते हैं।
कि जो भी अगर मिसाल के तौर पर मुझे लाइब्रेरी साइंस के हवाले से, ऑटोमेशन के हवाले से, डिजिटलाइजेशन के हवाले से मटेरियल चाहिए, तो मैं फिर अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस से जो है वो इस हवाले से कहूँगा कि मुझे इस फील्ड के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो अब्स्ट्रैक्ट चाहिए। तो वो फिर कंपनी जो है या जो फ़र्द वाहिद जो इसको तैयार कर रहा है, तो वो उसका अब्स्ट्रैक्ट वगैरह तैयार करके तो वो मुझे जो फ्राहम करेगा, तो उसको ये क्या है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, मतलब वो काम करके मुझे दे रहा है उस हवाले से। अब्स्ट्रैक्ट सर्विस रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसकी वजह ये होती है कि इसमें ब्रीफ समरी होती है मटेरियल के हवाले से, बुक्स होती हैं और रिपोर्ट होती है। तो इस सारी चीज़ों का जो है वो निचोड़ जो है वो इस सर्विस के थ्रू जो है वो स्कॉलर्स को फ्राहम किया जाता है, जिससे स्कॉलर्स को मालूम होता है कि क्या पढ़ना चाहता है, वो क्या नहीं पढ़ना चाहता। मतलब उसके पास एक चॉइस आ जाती है कि अब ये सारी चीज़ें उसके पास मौजूद हैं, तो इसमें से क्या वो देखना चाहता है, क्या नहीं देखना चाहता, उसका टाइम जो है वो बच जाता है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो एक समझ लें कि एक पुल के तौर पर, ब्रिज के तौर पर काम कर रहा होता है। और बेसिकली जो अब्स्ट्रैक्ट होता है वो एक समझ लें कि ब्रिज के तौर पर ऑथर और उसके रीडर के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहा होता है, कि ऑथर और रीडर को आपस में समझ लें कि कनेक्ट कर रहा होता है, उस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, ये जो अब्स्ट्रैक्ट होता है। और इस तरह से मुख्तलिफ जो लाइब्रेरीज़ हैं वो भी इसमें सर्विसेज फ्राहम कर रही हैं, और मुख्तलिफ अदारे जो हैं, मुख्तलिफ जो इसमें एक्सपर्ट अदारे या रिसर्च सेंटर हैं, तो वो भी इसमें इस तरह की सर्विसेज वगैरह जो है वो फ्राहम कर रहे हैं, जिसमें स्कॉलर्स को हेल्प होती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट, इसकी अगर बात कीजिए तो बेसिकली इसकी 3 किस्में हैं। सबसे पहली जो है वो इंडिकेटिव अब्स्ट्रैक्ट है। इंडिकेटिव थोड़ा सा जो है वो आप इसके नाम पे गौर करें ना, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। इंडिकेट करना, ठीक है, इंडिकेट करना, इंडिकेटर, आपकी सिंपल जो गाड़ी का इंडिकेटर क्या करता है, वो इशारा देता है ना कि आपने लेफ्ट राइट जिस भी तरफ आपने जो है वो मूव करना है, आपने जो है वो उस तरफ मुड़ना है, तो आप इशारा दे देते हैं जी मैं इस तरफ मुड़ रहा हूँ। या आप जो है मोटरवे के ऊपर जब टेक ओवर कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में भी आप जो अब एक इंडिकेटर देते हैं जी मैं इस तरफ मुड़ूंगा, इस तरफ मुड़ूंगा। तो इंडिकेट क्या करना होता है, इशारा करना, किसी चीज़ की तरफ, किसी एक सिमत को वाज़ह करना, क्या होता है वो इंडिकेट होता है। तो इंडिकेटिव अब्स्ट्रैक्ट भी क्या होता है कि वो इशारा जो करना होता है, क्योंकि क्या मुख्तसर सही होता है ना कि थोड़े से टाइम में आपने जस्ट एक इशारा करना है, इस तरफ लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो उस तरफ आपने इंडिकेटर वो वाला लगा देना है, तो वो मुख्तसर सही होता है। उसके बाद फिर उस इंडिकेट को बंद कर देते हैं आप। बात समझ आ गई? सिंपल सी चीज़, आपकी रोज़मर्रा की जो चीज़ है उसके आप साथ इसको अगर थोड़ा सा इस तरह से अटैच करके पढ़ेंगे ना, तो चीज़ें आपको जल्द समझ में आएंगी और आपका कंसेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे फिर क्या होता है कि ये एक मुख्तसर अब्स्ट्रैक्ट होता है कि जिससे मालूम होता है कि ये जर्नल या किताब पढ़नी है या नहीं पढ़नी, मुख्तसर सा, कि जो आपको एक आइडिया दे देता है कि यार ये मेरे काम का है मटेरियल के नहीं है, इसको मैं पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर के लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है, वो बहुत ही जल्द इस पर डिसीजन ले लेता है, उसका ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्टिव अब्स्ट्रैक्ट। अब इसके भी नाम के ऊपर गौर करें, अब इसके नाम के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, सिलेक्टिव। हाँ, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ जो आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये सिलेक्टेड हुकूमत नामंजूर, नामंजूर, सिलेक्टेड हुकूमत नामंजूर, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नामंजूर, सिलेक्टेड वज़ीर आला नामंजूर, सिलेक्टेड फलां जो है वो अदारे का सरबराह वो हमें नामंजूर। क्या हुआ, सिलेक्टिव, सिलेक्टेड, इतने बंदों में से एक सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से इन अब्स्ट्रैक्ट का क्या होता है कि ये जर्नल किताब के सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट होता है उनका एक जो मखसूस सब्जेक्ट होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसका इंतखाब किया जाता है, और जिसमें यह ख्याल किया जाता है कि इसमें ये वाला जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसको सिलेक्ट किया गया है। और जिस भी फील्ड में, मतलब किसी भी फील्ड के अंदर जो स्पेशल जो भी फील्ड है उसके अंदर जो उसका स्पेशल मटेरियल होता है, उसको उस फील्ड के हवाले से, उस स्पेशल फील्ड के हवाले से उसको जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। और ये
उन्हीं स्पेशल यूजर के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। मतलब इसका इस्तेमाल वही जो सिलेक्टिव सा एब्स्ट्रैक्ट होता है, वही वो स्पेशल फील्ड के जो यूजर होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, स्कॉलर्स वगैरह होते हैं, वो इनको जो है वो इस्तेमाल करते हैं और अपनी तहकीक जो है वो कंप्लीट करते हैं। तीसरे नंबर पे कंप्रीहेंसिव एब्स्ट्रैक्ट। ये टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट बड़ी सिंपल, 1-2 मिनट के अंदर क्लियर। इंडिकेटिव, सिलेक्टिव, कंप्रीहेंसिव। इंडिकेटिव इशारा देना, मुझसे सा काम। सिलेक्टिव जिसमें एक पार्ट सेलेक्ट कर दिया गया, स्पेशल फील्ड का स्पेशल पार्ट सेलेक्ट कर दिया गया। कंप्रीहेंसिव वसी, कंप्रीहेंसिव है। मतलब पहले हमने इशारा किया सिलेक्टेडली, अब कंप्रीहेंसिव की तरफ जा रहे हैं कि कुछ रिसर्च ऐसी भी होती है कि जो सिर्फ छोटे से काम से नहीं, मतलब को हमें वसी उसकी डीप में जाना है, कंप्रीहेंसिव उसकी डिटेल लेनी है। तो ऐसे अब्स्ट्रैक्ट जो किसी फील्ड के मतलब वसी मालूमात फराहम करते हैं और इनको कंप्रीहेंसिव अब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। और ये किसी भी खास फील्ड के अहम और बुनियादी निकात जो है वो इसमें मतलब डीपली आप इसको स्टडी कर रहे हैं ना, तो जो डीपली स्टडी करके हमें हमारे पास जो निकात सामने आते हैं वो इस अब्स्ट्रैक्ट में जो है वो पेश किए जाते हैं कि डीपली मताला करके उन निकात को शामिल करके वो रिसर्चर तक दिए जाते हैं, ताकि वो एक दफ़ा बहुत वसी एरियाज, तमाम एरियाज को कवर करके इसको जो है वो हासिल करके उसके मुताबिक फिर मटेरियल जो है वो रिसर्चर को मिले। पर्पस ऑफ अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस को हम जो है वो कि हर अब्स्ट्रैक्टिंग जो सर्विस है उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, किस लिए ये सर्विस जो है वो फ्राहम की जाती है। तो सबसे पहले इसका जो बुनियादी मकसद है वो रिसर्चर को इस काबिल बनाना, क्योंकि बेसिकली ये जो सर्विस है वो रिसर्चर स्कॉलर्स के लिए ही है, क्योंकि रिसर्च के हवाले से ये सर्विस बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू की गई है कि जो लोग रिसर्च करते हैं, जो किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन तलाश करने के लिए उनको रिसर्च करना होती है, तो उस हवाले से उनको ये सर्विस फराहम की जाती है और उनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपनी एक सिलेक्शन कर सकें कि क्योंकि अब जो रिसर्चर है उसके पास इतना टाइम नहीं है। मैं पहले भी इस चीज़ को जो है वो बार-बार बता चुका हूँ कि रिसर्चर को कि वो इतनी सारी बुक्स पढ़े या लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स उस जिस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन निकाल रहा है तो उस प्रॉब्लम की वो सारी बुक्स पढ़ ले, ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा इस हवाले से फिर चीज़ों को ऐसे किया जाता है कि रिसर्चर के लिए चीज़ें आसान की जाती हैं ताकि उसको एक पूरा एक राइट वे मिल जाए और उसी के ऊपर रहते हुए वो अपना कम टाइम ज़ाया किए हुए उसका टाइम वेस्ट ना हो और वो कम टाइम के अंदर वो अपनी सारी चीज़ों को जो है वो क्लियर कर पाए। तो मुतालिया उसको क्या करना है, तो ये अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस उसको क्या करती है, उसको एक सहूलत दे देती है कि उसको आहर पढ़ना क्या है, उसको एक पूरा एक क्राइटेरिया सेट कर देती है कि आहर मुझे कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन सी जो सोर्सेज़ हैं उसको जो है वो अपना यूज़ करना है और क्या मुतालिया करना है उसने, कि उसको एक डिसीजन करने का जो है वो एक डिसीजन करने के काबिल बना देती है ये सर्विस, ठीक है। और जिसमें कि कौन सी दस्तावेज़ात को वो पढ़ेगा, कौन सी दस्तावेज़ात को वो देखेगा और कौन सी दस्तावेज़ात से उसको फ़ायदा हासिल हो सकता है, जिससे उसकी जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो हल हो सकती है और उसकी रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो सकती है। और दस्तावेज़ात के हवाले से कि कौन सी किस जगह से उसको ये दस्तावेज़ात मिल भी सकेंगी, मतलब ये कि उसको एक्सेस भी आसानी के साथ हो, कि ये ना वो ऐसी दस्तावेज़ात जिसकी एक्सेस ही ना उसको हो। तो लिहाजा ये सर्विस इस काबिल बना देती है रिसर्चर को कि वो अपना उसका एक पूरा क्राइटेरिया डिफाइन हो जाता है और बस उसने अब अपनी जो है वो उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन तलाश करनी होती है। और इसमें सिलेक्शन ऑफ पेपर है सबसे पहला पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ पेपर के अब टेक्नोलॉजी की बात अगर करें तो टेक्नोलॉजी साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी एंड साइंस की इस फील्ड की अगर बात करें तो इसमें जो मवाद शाया होता है वो एक महदूद सा मवाद होता है टेक्नोलॉजी के हवाले से, कि इतना ज़्यादा वसी इसमें मटेरियल मौजूद नहीं होता, बहुत कम मटेरियल होता है। तो इस हवाले से फिर इसमें से भी सिलेक्शन करनी होती है कि किस पेपर के अंदर, किस जर्नल्स के अंदर वो जो मेरी रिसर्च है जो मैंने कंटिन्यू की है वो मुझे मिल जाएगी। तो लिहाजा सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेपर जो है वो इस अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस के थ्रू जो है वो सिलेक्शन ऑफ पेपर हो जाती है। उसके बाद एक्सेस द रीजनल लिटरेचर,
कि इसी अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस के थ्रू एक्सेस होती है रीजनल लिटरेचर के साथ, कि जो रिसर्चर स्कॉलर जिसको मतलब अपना जो जो भी उसका रिसर्च है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जिसका सोल्यूशन निकालना है, तो उस हवाले से उसको रीजनल लिटरेचर तक एक्सेस करना इसी अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का काम होता है। और वो रिसर्चर को बकायदा प्रॉपर जो है वो इस हवाले से एक्सेस फराहम करते हैं। सिलेक्शन डेटा हो जाता है कि ये अब जब रिसर्चर की सारी चीज़ें डिफाइन है, जो जिस पॉइंट के ऊपर वो अपना रिसर्च, जिस प्रॉब्लम के ऊपर अपना रिसर्च उसकी जारी है, तो उस हवाले से उसको डाटा में सिलेक्शन करने के हवाले से आसानी हो जाती है। क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस ने क्या किया कि उस सारे डाटा को सॉर्ट आउट कर दिया। सॉर्ट आउट करने के बाद उसके सामने एक पूरा जो है वो एक निचोड़ डाटा के रख दिया। अब उसको सिलेक्शन करना आसान हो गया, क्योंकि उसको वो सारी इतनी ज़्यादा जर्नल्स और इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज के अंदर इतनी ज़्यादा बुक्स, इतना ज़्यादा मटीरियल, वो सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। उस अपने क्राइटेरिया के मुताबिक उसकी सिलेक्शन करके, उस सिलेक्शन ऑफ डेटा करने के बाद वो अपनी रिसर्च को आसान कर सकता है। बिब्लियोग्राफिकल टूल्स के तौर पर ये अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जो है वो इस्तेमाल होती है। बिब्लियोग्राफी क्या है? बिब्लियोग्राफी के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर अभी तक भी अगर बिब्लियोग्राफी का आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो उसकी वीडियो भी मौजूद है। बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स के हवाले से, बिब्लियोग्राफी एंड इंडेक्स LIS उर्दू आप लगाएं तो आपको आसानी के साथ ये वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल दिखाया हुआ कि बिब्लियोग्राफी क्या है। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफिकल टूल के हवाले से क्या, आप रिसर्च के अंदर, आर्टिकल के अंदर लास्ट के ऊपर एक बिब्लियोग्राफी लिस्ट दी गई होती है, एक पूरी रेफरेंस लिस्ट दी गई होती है। तो उस हवाले से अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस ये एक बिब्लियोग्राफिकल टूल के तौर पर भी काम कर रही होती है। इंपॉर्टेंस इन साइंस एंड अदर फील्ड। अब साइंस एंड अदर फील्ड के हवाले से, अब साइंस की बात मैंने की है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर एक जो है ना, एक समझ लें कि थोड़ा सा मतलब महदूद सा मटेरियल है। तो इस हवाले से भी इसमें साइंस की फील्ड में भी मतलब उस थोड़े से थोड़ा सा मटेरियल है उसको भी सॉर्ट आउट करके रिसर्चर को फ्राहम करते हैं, और दूसरी जो फील्ड है उस हवाले से भी उनके मटेरियल को भी सॉर्ट आउट करके तो रिसर्चर तक ये पहुंचाते हैं। एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन लिटरेचर, कि जो लिटरेचर आपने सेलेक्ट करना है, जो भी रिसर्चर जो लिटरेचर सेलेक्ट करता है तो उसमें एक्यूरेसी उसको मिलेगी। ठीक है, उसको एक मेयार मिलेगा, उसको एक स्टैंडर्ड मिलेगा। ये नहीं कि अब ये सारी चीज़ें जो है वो बस उसी तरह से उठा के वो मटेरियल पता नहीं यहाँ से वहाँ से ऐसे मतलब जिसकी कोई मतलब वैल्यू ना हो, तो ऐसा नहीं है। मतलब ये सर्विस क्या करती है कि जिसको जिस हवाले से, जिस टॉपिक के ऊपर जो मटेरियल चाहिए होता है, तो उसमें कंप्लीट एक्यूरेसी उसको मिलती है। हेल्प इन प्रिपरेशन आर्टिकल्स, अब इस सर्विस के थ्रू आर्टिकल, अब जो रिसर्च हो रही है, थीसिस चल रहे हैं, तो थीसिस के बाद मतलब जो आर्टिकल वगैरह जो एक जर्नल के अंदर आर्टिकल जो है वो शाया होता है, तो उस हवाले से भी ये अब्स्ट्रैक्टिंग जो सर्विस है वो हेल्प करती है आर्टिकल को प्रिपेयर करने के हवाले से। सेव टाइम, सबसे एंड पे वही कि जब ये सारी चीज़ें, एक पूरा क्राइटेरिया, पूरी हर एक चीज़ डिफाइन होगी, तो बजाय इसके कि वो सारी चीज़ें रिसर्चर जो है वो कहीं कहीं से तलाश करके फिर उनमें से सॉर्ट आउट करे, फिर उनमें से देखे ये पता नहीं इसका हिस्सा है या ये नहीं है, मतलब वो उसमें उसको सिलेक्शन करने के हवाले से प्रॉब्लम हो, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होके उसके सामने आ जाती हैं। और वो समझ लें कि एक पूरा जो 200 पेज की एक बुक है, तो वो कैसे हो जाती है, वो एक 5-10 पेज के ऊपर आ जाती है। तो उसके बाद उसके सामने एक निचोड़ पड़ा हुआ होता है, तो उससे उसकी जो है वो बिल्कुल टाइम की बचत हो जाती है, और टाइम सेव उसका हो जाता है, और काम उसका जल्द हो जाता है, और उसका काम एक्यूरेट भी हो जाता है। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ सीरियल्स के हवाले से, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट सेमेस्टर से हम ये क्लासिफिकेशन को पढ़ते आ रहे हैं, तो वही चीज़ें फिर रिपीट हो रही हैं। तो क्लासिफिकेशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपके लिए कोई ये चीज़ मुश्किल नहीं होनी चाहिए, आप इजीली इसको डिफ़ाइन कर पाते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है कि इसमें जिस तरह से बुक्स की क्लासिफिकेशन की जाती है, क्यों क्लासिफिकेशन की जाती है? बुक्स की क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है कि आप क्लासिफिकेशन बेसिकली है क्या चीज़? अगर अकॉर्डिंग टू DDC भी पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में अब तकरीबन 95% जो है वो DDC ही इस्तेमाल हो रही है। तो DDC के मुताबिक हम क्या करते हैं कि हम नॉलेज की जो पार्टीशन की गई है या नॉलेज को जो डिवाइड किया गया है, तो वो 10 मेजर क्लासेज हैं। ह्यूमन नॉलेज जितना भी है उसको 10 मेजर क्लासेस में किया गया है। ठीक है, जो DDC की आप 0 से लेकर 9 तक इस समरी को, अगर आपको आपके जहन में समरी है, अगर नहीं भी है तो इनको लाजमी क्लियर करें। और DDC के हवाले से
कुछ वीडियोस मौजूद हैं, उसके बाद फिर कोई टाइम ही नहीं मैनेज हो पाया कि आगे मज़ीद उसकी नंबर बिल्डिंग के हवाले से चीज़ें की जाएँ। लेकिन बेसिक अभी को 10 से 12 वीडियोस होंगी जिससे आपकी बेसिक चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, तो वो भी आप लाजमी, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे तो उस वक्त आपको इन चीज़ों का एहसास होगा। डिग्री का एक पेज आपके पास होना ये काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो टेक्निकल चीज़ें आपकी फील्ड की उनको सीखने की कोशिश करें। तो जब इस नॉलेज को 10 मेन क्लास में तकसीम किया गया तो उसके मुताबिक फिर हुआ कुछ इस तरह से कि हमारे लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स आती हैं तो हम उसी जो जिस पोर्शन की, जिस नॉलेज के जिस पार्ट की वो बुक होती है, हम उसको वहाँ पे रख देते हैं। मतलब 0 से लेकर 9 तक जो जितनी हमारी क्लासेस आती हैं उसके मुताबिक हम उसको जो है वो उस कैटेगरी के अंदर, उस क्लास के अंदर उस मटेरियल को रख देते हैं। तो क्या होता है कि वो हमारी लाइब्रेरी ऐसे एक्यूरेट होती है, जो जिसको जो भी मटेरियल चाहिए वो डायरेक्ट जाके उस जगह से हासिल कर सकता है और हम भी उसको गाइड कर सकते हैं, जी फला जगह पे फला मटेरियल पड़ा हुआ है, आप जाके वहां से अपना फायदा हासिल करें, ठीक है। तो इसी तरह से जर्नल्स और सीरियल्स की भी पूरी प्रॉपर क्लासिफिकेशन की जाती है ताकि रीडर के हवाले से, रीडर जब भी कोई मटेरियल हासिल करना चाहे तो उसको हम आसानी के साथ वो मटेरियल फराहम कर सकें और उसको भी मटेरियल हासिल करने में आसानी रहे। तो रीडर सर्विसेज को बेहतर करने के हवाले से क्लासिफिकेशन की जाती है। क्लासिफिकेशन के लिए एक बेहतर स्टैंडर्ड सिस्टम इसमें इस्तेमाल किया जाता है सीरियल्स के हवाले से, और इसमें शेल्विंग के हवाले से, रीशेल्विंग के हवाले से क्लासिफिकेशन की मदद से ही मतलब शेल्विंग और रीशेल्विंग होती है, क्योंकि अगर एक दफ़ा उनको क्लासीफाई किया गया होगा, एक दफ़ा उनकी क्लास डिफाइन की गई होगी, तो अगर यूज़र वहाँ से उसको ले भी लेता है, रीडर वहाँ से उस मटीरियल को उठाता भी है, तो दोबारा हमारे पास क्योंकि एक मैकेनिज्म बना हुआ है तो हम दोबारा उसी जगह पे उसको दोबारा रखने के काबिल होते हैं, ठीक है। तो दुनिया में जो ज़्यादा लाइब्रेरी के अंदर क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया, डीडीसी का ही इस्तेमाल हो रहा है, और कुछ लाइब्रेरीज जो है वो एलसी का भी इस्तेमाल कर रही हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का भी इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन पूरी अगर दुनिया की बात की जाए तो डीडीसी तो तकरीबन 95% इस्तेमाल इसका पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। तो इसी तरह सीरियल्स के हवाले से भी जो क्लासिफिकेशन स्कीम इस्तेमाल हो रही है वो डीडीसी और एलसी ही हैं। जो ज़्यादा सीरियल की क्लासिफिकेशन की इस्तेमाल हो रही है वो डीडीसी ही हो रही है। इन दोनों का इस्तेमाल करके जो है वो सीरियल्स की क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती है। अच्छा जी, कैटलॉगिंग ऑफ सीरियल्स, कैटलॉगिंग की अगर बात की जाए तो हम बुक्स की कैटलॉगिंग भी करते हैं। कैटलॉगिंग का मकसद क्या होता है, कैटलॉग रेडी करने का मकसद क्या होता है कि जो भी हमारा मटेरियल मौजूद है एक लाइब्रेरी के अंदर, जितना भी मटेरियल है तो उसकी एक पूरी एक लिस्ट बन जाती है, जिससे पता ये चल जाता है कि प्रॉपर किसकी ये बुक है, किस ऑथर की है, किस राइटर की है, किस पब्लिकेशन की है, मतलब ये पूरी डिटेल हमें जो है वो मिल जाती है। तो पहले रवायती अंदाज में कैटलॉग जो है वो कैटलॉग बॉक्स और कैटलॉग कार्ड होता था, और अगर कैटलॉग कार्ड का कंसेप्ट आपके जहन में नहीं है, आपको नहीं मालूम कि कैटलॉग कार्ड किस तरह का होता है, तो कैटलॉग कार्ड का एक जो फिज़िकल शेप में कैटलॉग कार्ड भी मैंने शो करवाया हुआ है, बताया हुआ है, उसकी वीडियो भी इसी चैनल के ऊपर मौजूद है कि जिससे आपको ये आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं कैटलॉग कार्ड। कुछ लोग जिन्होंने तो देखा होगा कैटलॉग कार्ड को, लेकिन कुछ ऐसे ही हैं जो बस पढ़ रहे हैं और पढ़ के उनके जहन में चीज़ें आती हैं कि यार पता नहीं ये कैटलॉग कार्ड किस तरह का होता है, क्या भला है। तो इसका मैंने एक पूरा प्रैक्टिकल फिजिकल कैटलॉग कार्ड जो है वो दिखाया हुआ है कि फिजिकली कैटलॉग कार्ड होता किस तरह का है। तो वो फिजिकल कैटलॉग कार्ड LIS उर्दू आप लगाएंगे तो आपको कैटलॉग कार्ड की एक पूरी प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपका कंसेप्ट इस हवाले से भी क्लियर हो जाएगा कि हर कैटलॉग कार्ड किस तरह का होता है, ठीक है। तो कैटलॉग कार्ड का भी बुनियादी मकसद यही है कि जो भी लाइब्रेरी के अंदर मटेरियल है, जितना भी मटेरियल है उसको हम आसानी के साथ जो है वो सर्च कर सकें, यूज़र आसानी के साथ उसको देख सके, यूज़र हमारी कलेक्शन को देख सके, कैटलॉग कार्ड को देख लेगा तो जितना भी मटेरियल है उसको पता चल जाएगा कि इस लाइब्रेरी के अंदर ये मटेरियल जो है वो मौजूद है, ठीक है। आगे फिर इनकी मुख्तलिफ जो किस्में हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसकी जो वो टाइप्स काइंड्स वगैरह पढ़ चुके हैं कि किस किस टाइप्स के ये कैटलॉग कार्ड होते हैं, वो किस हवाले से, किस तरह से, फिर ऑथर के हवाले से, टाइटल के हवाले से, मतलब ये डिटेल सारी चीज़ें जो आप ऑलरेडी जान चुके हैं। यहाँ पे उसने कोई किस्में पूछी नहीं है, जस्ट कैटलॉगिंग के हवाले से ही है। तो सीरियल की कैटलॉगिंग क्यों की जाती है कि इसका भी कुछ मकासद मौजूद होते हैं। इसके मकासद क्या होते हैं कि सीरियल्स की लोकेशन को चेक करने के हवाले से कि सीरियल किस लोकेशन पे, किस जगह पे, किस रैक के अंदर कहाँ पे मौजूद है, तो उसकी लोकेशन को मालूम करने के हवाले से इसकी कैटलॉगिंग जो है वो की जाती है। अरेंजमेंट के हवाले से कि जो जितना भी सिस्टम है हमारा जो सीरियल्स को कंट्रोल कर रहा है तो उसकी पूरी अरेंजमेंट के हवाले से
इसकी कैटलॉगिंग की जाती है। रैक में रखने में आसानी के हवाले से कि हम इसको किस रैक में रखेंगे, किस जगह पे इसकी राइट लोकेशन बन रही है और इस रैक का ही ये हिस्सा होगा, तो इस तरह से हमें ये जब हम कैटलॉग रेडी कर लेते हैं, कैटलॉगिंग कर लेते हैं, तो उसमें हमें आसानी हो जाती है। उसके अलावा इसकी बाइंडिंग के हवाले से भी जो है वो कैटलॉगिंग जो है वो हेल्पफुल होती है। सर्च करने के हवाले से कि जब हमने रैक में तो रखा है लेकिन अब दोबारा हमने इसको सर्च आउट करना है, यूज़र तक हमने इसको पहुंचाना है, तो उस हवाले से भी हमें जो है वो आसानी होती है। इसको बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल के हवाले से भी कैटलॉगिंग ऑफ सीरियल्स जो है वो हेल्पफुल होती है। और वक्त की बचत, ज़ाहिर है जब सारी चीज़ें एक एक्यूरेट मूड में होती हैं, एक एक्यूरेट प्लेस पे होती हैं, राइट प्लेस पे होती हैं, तो राइट टाइम पे हमें मिल भी जाती हैं, तो वक्त की ऑलरेडी बचत ही बचत होती है। कैटलॉगिंग के अंदर जो सर्च टूल्स के तौर पर टूल इस्तेमाल होते हैं वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है। ये कैटलॉगिंग ऑफ सीरियल्स, जब हम कैटलॉगिंग इसकी करते हैं तो ये इन टूल की मदद से हम जो है वो कैटलॉगिंग सीरियल्स की जो है वो करते हैं, कैटलॉग रेडी करते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के हवाले से भी, क्योंकि ये 4th सेमेस्टर है अब आपका, तो वो ही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं तकरीबन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में, तो वो सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में भी आप बखूबी जानते हैं। 1914 में इसका जो है वो आगाज़ हुआ था। ठीक है, और इसका बुनियादी मकसद भी क्या है कि सब्जेक्ट हेडिंग क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसकी हेडिंग तैयार करना। अब सब्जेक्ट हेडिंग क्या होता है कि जो आपका एक मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक बुक है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, कंप्यूटर भी और इंफॉर्मेशन साइंस भी। अब कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन साइंस, अब इसमें आप इसका सब्जेक्ट क्या बनाएंगे जब हम कैटलॉगिंग करते हैं, तो उसमें हमने एक बुक के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर ये बुक लिखी गई है, इसका मेन सब्जेक्ट क्या बन रहा है, कि अब ये कोई साइकोलॉजी की बुक है, कोई सोशियोलॉजी की बुक है। अब सोशियोलॉजी के अंदर इसने किस टॉपिक को जो है वो कवर किया हुआ है। ठीक है, उसने जो है वो ह्यूमन के हवाले से किया हुआ है, उसने सोशलिज्म के हवाले से किया हुआ है, किसके हवाले से, तो फिर हमने वहाँ पे उसकी सब्जेक्ट हेडिंग भी जो है वो कैटलॉगिंग में मेंशन करनी होती है कि इस बुक के अंदर ये, क्योंकि मेन मकसद हमारा क्या होता है कि यूज़र को जो है वो फैसिलिटेट करना, ताकि यूज़र सिर्फ कैटलॉग को देखे और उसको ये भी पता चल जाए कि ये बुक इस हवाले से लिखी गई है, तो उसके लिए भी उसको आसानी हो जाती है। तो इसी तरह से सीरियल्स की जब कैटलॉगिंग करनी है तो उस पर भी सब्जेक्ट हेडिंग मेंशन हो जाए तो फिर और मज़ीद आसान हो जाता है कि ये भाई इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट है उसको कवर किया गया है। ठीक है, तो वहाँ इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन का बता रहा था, तो इस बुक के अंदर क्या है, एक तो इंफॉर्मेशन के हवाले से आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया और दूसरा कंप्यूटर का जिक्र किया, लाइब्रेरी का जिक्र किया गया। ठीक है, तो 2-3 सब्जेक्ट इस तरह से इसके बन जाएंगे कि ये चीज़ें इसके अंदर इस बुक के अंदर कवर की गई हैं। तो इसी तरह से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग भी इसमें ये मदद फ्राहम करती है कि कैटलॉग, जब सीरियल का कैटलॉग रेडी किया जाता है तो उसमें हम सब्जेक्ट हेडिंग को, सब्जेक्ट को मेंशन करने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। उसके बाद है शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग 1923 में इसका जो है वो आगाज़ हुआ था, और ये छोटी लाइब्रेरियों, अमूमन जो कॉलेज की लाइब्रेरियाँ होती हैं उस हवाले से वहाँ पे ये कारआमद होती है, और वहाँ पे इसकी कैटलॉगिंग के हवाले से, कैटलॉगिंग टूल के हवाले से ये कारआमद होती है। उसके बाद मैश है, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, और ये अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन इसको जो है वो देखती है, और मेडिसन के हवाले से जितनी भी बुक्स हैं, जितना भी मटेरियल्स है, कुछ सीरियल्स, जर्नल्स वगैरह हैं, तो उनकी कैटलॉगिंग के हवाले से, उनकी सब्जेक्ट हेडिंग के हवाले से, उनकी सब्जेक्ट हेडिंग देने के हवाले से इसका जो है मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह से इसकी सीरियल्स की जो है वो कैटलॉगिंग की जाती है और सीरियल्स का कैटलॉग जो है वो रेडी किया जाता है। हाँ जी, तो माय डियर स्टूडेंट, अब यकीनी तौर पर आपका इंडेक्सिंग, अब्स्ट्रैक्टिंग, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग के हवाले से कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ ना आ रही हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको प्रॉपर आगाह करने की कोशिश की जाएगी। अपना और अपने अहले खाना का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट के साथ होगी बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान मेरे साथ मिलकर बोल दीजिए, हमेशा व इंदाबाद।